नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन को आप कमज़ोर मत समझिए। इंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे महायोद्धा हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को धूल चटा चुके हैं। आज वह राहुल गांधी के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हैं। और इन्हीं महायोद्धाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। वो कौन महायोद्धा हैं, कौन 2024 को जीत सकते हैं, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। हाँ तो साथियों, चुनाव नज़दीक आ गया है। आप ये समझ रहे होंगे कि अप्रैल और मई में चुनाव होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। 55 दिन के बाद यानी फरवरी में चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता फरवरी में केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता की घोषणा कर देगा और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तलवारें खिंच जाएंगी और दोनों तरफ से महारथी, सेनानी, महायोद्धा वार करना शुरू कर देंगे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली, जिन राज्यों के मैंने नाम लिया, इसमें 118 सीटें आती हैं। और ये सभी राज्य हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, आरएसएस के गढ़ हैं। और इन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाती है, सारी की सारी सीटें हड़प लेती है। इसमें मैंने उत्तर प्रदेश को नहीं जोड़ा है, इसमें मैंने बिहार को, झारखंड को और बंगाल को भी नहीं जोड़ा है। उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ इन्हीं राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे और इन राज्यों में स्थित महान योद्धाओं के बारे में जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो लोग इंडिया गठबंधन को कमज़ोर समझते होंगे, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो इन राज्यों में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें आई थी 2019 के चुनाव में। राज्य कई हैं, मतलब एक राज्य में एक सीट भी नहीं आ सकी। और भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें आती हैं। और इन्हीं 115 सीटों से पूरे भारत की सीटों को मिलाकर के 305 सीटें हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी को, और प्रचंड बहुमत प्राप्त करती है। और उसके गठबंधन दल एनडीए को मिला करके 325 सीटें हो जाती हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद 31 अक्टूबर को मौत हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को मौत हुई थी। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसमें प्रचंड जीत हुई थी कांग्रेस की। 543 सीटों में से 404 सीट कांग्रेस को मिली थी। इस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी न कभी छू सकी है और न छू सकेगी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की उम्र 4 साल थी और उसको सीटें आई थी 2, मतलब दहाई तक भी नहीं पहुंच सकी थी, 10 सीटें भी नहीं ला सकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार है कि उसकी 303 सीटें हैं, वो अहंकार 2024 में टूटने जा रहा है। और जिन 5 योद्धाओं की बात हम कर रहे हैं, यही योद्धा उस अहंकार को तोड़ेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, योद्धा नंबर 1। दिल्ली आरएसएस की प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। दिल्ली के झंडेवालान में
आरएसएस का मुख्यालय है। सबसे बड़ा मुख्यालय नागपुर और दूसरा मुख्यालय झंडेवालान, और झंडेवालान में भारतीय जनता पार्टी की पैठ सालों पहले थी, लेकिन आज की तिथि में नहीं रह गई है। पहले कांग्रेस ने उसके जनाधार को खत्म किया, हिंदुत्व की प्रयोगशाला को खत्म किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो एकला चलो रे की नीति पर काम करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को नाको चने चबवाते हैं। जब विधानसभा चुनाव आता है, 2014 में इन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, लेकिन इन्हें भी पता था कि वहां कुछ नहीं होने वाला है, इनको सीटें नहीं आने वाली हैं और प्रधानमंत्री जीतेंगे। उसके बावजूद इन्होंने ललकारा बनारस में जाकर के, और उम्मीद से ज़्यादा वोट लेकर के आए थे। लेकिन ये तो रही बनारस की बात, और इससे बौखला गए प्रधानमंत्री, और 2014 में ही उन्होंने अमित शाह को निर्देश दिया कि जैसा भी हो आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर देना है, दिल्ली की ज़मीन से ख़त्म कर देना है, इसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए। 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ जाता है, और उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो चमत्कार दिखाया, उससे न सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी हतप्रभ हुए, पूरा देश सन्न रह गया था। 70 में से 67 सीटें, 67 सीट, सिर्फ 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो गुमान पालती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसों वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा कारपोरेट वाली पार्टी है, उसके गुमान को तोड़ा था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। और सिर्फ 2015 में भी नहीं, 2020 में 5 साल बाद जब CAA NRC का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई थी, मुस्लिम महिलाएं, उसमें हिंदू भी थे, आंदोलन पीक पर था। उस समय अमित शाह ने एक बयान दिया था। वो बयान था कि EVM की बटन दबाइए बाबरपुर में और करंट लगे शाहीन बाग में। बहुत अमित शाह की तौहीन की गई थी इस हेट स्पीच के नाते, और हुआ इसका उल्टा। दिल्ली के मतदाताओं ने ऐसी बटन दबाई कि फिर से हैट्रिक कर गए केजरीवाल, और 70 में से 62 सीटें ला करके दोबारा नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ध्वस्त किया था। वही अरविंद केजरीवाल आज भी हैं, जिनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए इनके पार्टी के कद्दावर नेताओं को जेल में ठूस दिया गया है बिना वजह है, और वजह जो बताई जा रही है उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता है। शराब कांड का दुष्प्रभाव, शराब कांड का घिनौना रूप जिस तरह से गुजरात में देखने को मिला है, और लगभग 100 मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, वहाँ पर शराब नीति को उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। अगर उठाया जाएगा तो दिल्ली में उठाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल को रसातल में पहुंचाना चाहते। 3 नेताओं को जेल में ठूंस चुके हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। इस महायोद्धा को भी जेल में ठूसने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आए दिन ईडी आंख दिखाता है, सम्मन भेजता है, बुलाता है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जैसे महायोद्धा को जेल में डाला जाएगा तो
नरेंद्र मोदी को आभास हो रहा है कि अगर केजरीवाल को जेल में डाला जाएगा तो 2024 में दिल्ली की सातों सीटें आम आदमी पार्टी के पास चली आएगी, इंडिया के पास चली आएगी। इसी डर से अरविंद केजरीवाल के कॉलर पर हाथ नहीं लगाया जा रहा है और इन्हें शिक्षकों के पीछे नहीं भेजा जा रहा है। तो यह महारथी आज इंडिया में है और इंडिया की ताकत है अरविंद केजरीवाल, जो कि नरेंद्र मोदी से डरता नहीं है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि डरो मत, लेकिन उसको अमल में लाते हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरे हैं नीतीश कुमार, महायोद्धा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सभी रणनीतियों को अच्छी तरह से जानते हैं, या यूं कहें कि एक जासूस के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर वर्षों तक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, छल छद्म, साम दाम दंड भेद, हर चीज से वाकिफ हैं नीतीश कुमार। हर दांव पेच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनाते हैं उससे परिचित हैं नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार इतने कद्दावर हो गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलआई होने के बावजूद, एनडीए का घटक दल होने के बावजूद, साझा सरकार बनाने के बावजूद नीतीश की पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहते थे। और जैसे ही भनक लगी नीतीश कुमार को, इन्होंने रातों रात एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और लालू यादव के शरण में आकर के राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करके महागठबंधन बनाया और सरकार बनाई, मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने जिस तरह से इंडिया को खड़ा किया है, सारे घटक दलों को समझा बुझा करके पटरी पर लाया है और उसके बाद इंडिया गठबंधन शक्ल अख्तियार किया और उसकी 3 बैठकें हुई, कवायद हुई, रणनीतियां बनी और असली कवायद तो 19 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। अब बहुत दिन नहीं रह गया है। 19 दिसंबर दिल्ली बैठक, अशोका होटल दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन फिर से अपनी बैठक कर रहा है और रणनीतियां निर्धारित करेगा कि नरेंद्र मोदी को धूल कैसे चटाई जाए। सीट बंटवारे की बात होगी, कॉमन मिनिमम के बारे में बात होगी और न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में चर्चा की जाएगी और एक समन्वयक चुना जाएगा जो इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनौती उत्पन्न की है, उस चुनौती का सामना वो कैसे करेंगे। जो ब्रह्मास्त्र इंडिया के जरिए छोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार, उससे कैसे बचाव करेंगे, हमें तो नहीं लगता बचाव कर सकते हैं। अगर पिछले 2019 के चुनाव में जितना वोट पड़ा था और जितना वोट विपक्ष को मिला था और जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो था 37%, 37%, और विपक्ष को मिला था 63%। अगर वही वोट इस बार भी पड़ जाता है, जबकि उससे ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन बन करके सामने आ गया है और इन जिन 5 महायोद्धाओं की हम बात कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में चमत्कार करने वाले हैं। तो जाहिर है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को भारी शिकस्त मिलने वाली है, इसकी आहट आने लगी है। ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाल में कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की।
जिसमें से 18 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 22 पर ममता दीदी की जीत हुई थी। उस 18 सीटों से बहुत गदगद हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उन्हें लगा कि विधानसभा चुनाव भी हम अगर जीते मजबूती के साथ तो वहां अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ममता दीदी ने उनका मुकाबला किया, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल उतार दिया गया बंगाल में, जिस तरह से आरएसएस के प्रचारक बड़ी संख्या में उतारे गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद विधायक दूसरे राज्यों से आकर के प्रचार किए, और जिस तरह से कोरोना होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां किया और दीदी ओ दीदी का संबोधन किया, बुरी तरह से हार हुई। 115 सीटें आती हैं ममता दीदी को और 77 सीटों पर अटक जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ममता दीदी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। बंगाल की शेरनी है और वो शेरनी जब दहाड़ेगी तो बंगाल की 42 की 42 सीटें इस बार आने वाली हैं। वहां पर इनका आरएसएस काम नहीं आएगा, इनका मंत्रिमंडल नहीं काम आएगा, इनका सीबीआई ईडी आईटी का ब्रह्मास्त्र नहीं काम आएगा। उद्धव ठाकरे चौथे महारथी, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पुत्र, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और उसमें मांग कर दिया कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी बिदक गई और शिवसेना अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई। महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती है जिसमें एनसीपी होती है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना होती है, हालांकि उस समय शिवसेना टूटी नहीं थी, शिवसेना होती है और कांग्रेस, तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद बदला चुकाने के लिए जिस तरह से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, साजिश रची, उसमें कामयाब भी हुए और एकनाथ शिंदे जैसे मोहरे को पकड़ करके इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी का यह रुख कतई पसंद नहीं आया और उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ा गया। अजित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, इन्हें अलग किया गया, एनसीपी को भी तोड़ा, शिवसेना को भी तोड़ा। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है जैसे टूटने के पहले थी, या यूं कहें कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। जितने भी उपचुनाव या चुनाव हुए हैं सब में शिकस्त दिया है उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को, और वहां की शिंदे सरकार अब गई कि तब गई, इस पर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कभी भी वह सरकार गिर सकती है चुनाव के पहले। तो उद्धव ठाकरे हैं तो मध्य भारत के या यूं कहें दक्षिण भारत के, लेकिन हिंदी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और हिंदुत्व के पुरोधा वो आज भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू कार्ड खेलना इंडिया के बस की बात नहीं है, तो हिंदू कार्ड खेलने के लिए उद्धव ठाकरे जैसे महायोद्धा बैठे हुए हैं इंडिया में, इंडिया के घटक दलों में हैं और हिंदुत्व का कार्ड खेल भी रहे हैं। 22 जनवरी 2022 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके बाद हिंदुत्व का उग्र रूप जिस तरह से उभर करके सामने आएगा उसकी आहट मिलने लगी है और भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है।
विकास किया ही नहीं है तो मुद्दा बनाएगी कैसे? काम तो किया है देश को बेचने का, कारपोरेट को माला माल करने का, बेरोजगारों को ठगने का, गरीबों को 5 किलो राशन दे करके मूर्ख बनाने का। और हिंदुत्व ही उनका एक सहारा है जिसके जरिए चुनाव जीतना चाहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रवाद या यूं कहें कि छद्म राष्ट्रवाद का भी सहारा है। पुलवामा जैसे कांड करा सकते हैं जैसा कि 2019 में हुआ था। तो इन सब से सावधान रहने की जरूरत है। और उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता हैं जो कि इनके हिंदू कार्ड का जवाब देंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। पांचवें और अंतिम महायोद्धा है डीके शिव कुमार। दक्षिण भारत के नेता हैं, पूरे दक्षिण भारत को कवर कर रहे हैं। कर्नाटक के रहने वाले हैं, ऊंची जाति से आते हैं और इन्होंने जिस तरह से कर्नाटक में खेला किया, तेलंगाना में खेला किया, वही खेला इंडिया में करने वाले हैं। इंडिया को भी जीत दिलाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर्नाटक चुनाव में पूरी ताकत झोंक दिए थे, बजरंग बली को ला करके खड़ा कर दिए थे और हर सभा सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथ उठा करके बजरंग बली का जयकारा करते थे और कर्नाटक की जनता से जयकारा लगवाते थे। यहां तक कहा कि जब ईवीएम की बटन दबाइए, चुनाव की घड़ी नजदीक आए, ईवीएम के पास जाइए, ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। लेकिन इसी डीके शिव कुमार ने इनके हिंदुत्व के कार्ड को फेल कर दिया था, इनके बजरंग बली को फेल कर दिया था, इनके सभी साम दाम दंड भेद सीबीआई ईडी आईटी को फेल कर दिया था। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, तेलंगाना में भी चुनाव जितवाया है डीके शिव कुमार ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कर्नाटक सरकार में। तो इन 5 महारथियों या यूं कहें महायोद्धाओं के जरिए चुनाव होने जा रहा है 2024 का। और राहुल गांधी के पास ये 5 महायोद्धा बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड हैं, इंडिया की जीत सुनिश्चित करने वाले नेता हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के अहंकार को तोड़ने के लिए, उनके इस मिथक को तोड़ने के लिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है, साम दाम दंड भेद वाली पार्टी है, देश को बेचने वाली पार्टी है, माला माल करने वाली कारपोरेट को पार्टी है, अडानी को दुनिया का नंबर 3 का नंबर 2 का व्यापारी बनाने की पार्टी है। और इस अहंकार को 2024 के चुनाव में यही 5 महायोद्धा तोड़ने वाले हैं। और इसके अलावा भी महायोद्धा हैं, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रह गए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया है, भारत को समझने का काम किया है, भारत की अंतरात्मा में झांक करके उसके दुखों को समझा है, आज वे छोटे नेता नहीं रह गए हैं, बड़े नेता हैं। और जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको दंडित किया गया है, उनको घर से निकाला गया है, उनकी संसद सदस्यता खत्म की गई है, सब कुछ जनता ने देखा है और उसका हिसाब किताब करने का समय आ रहा है। 55 दिन बाद चुनाव आचार संहिता जारी होगी और तब तक इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के कद से कहीं बड़ा हो गया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।